अगले 10 सालों के लिए ना केवल जो लोकल जो इंडस्ट्रियां हैं बल्कि जितनी भी बड़ी छोटी कंपनियां सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक और चीज़ मुझे इंडिया में नज़र आती है, हम लोग कंजम्पशन मैं कुछ ये पूछना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग बाग क्या होता है कि असेट जैसे पैसा आता है एक साथ एक ही जगह पैसा लगा देता है, तो कितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो एसेट क्लास के अंदर डाइवर्सिफिकेशन। एसेट क्लास में कैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक तो मैं सिर्फ इक्विटी में पैसा लगा रहा हूँ, उसकी बजाय मैं हो सकता है कुछ गोल्ड में पैसा लगाऊं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाऊं, डेट यानी कि एफडी हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, इनके अंदर मैं पैसा लगाऊं। ये सब की सब एसेट क्लास है। इसमें मैं सबसे पहले ना जो प्रॉपर्टी है उसको निकालना चाहूँगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि आप प्रॉपर्टी अपना घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन घर खरीदने के बाद में एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जो कि आपको रेंटल इनकम भी दे रही है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर की ईएमआई में 30-40% पैसे आदमी के निकल जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में आप ये चाहो कि मैं एक और बाहर से प्रॉपर्टी खरीदूं, तो बहुत मुश्किल है। अगर खरीद सकते हैं तो उसकी जैसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी पे पैसा नहीं लगा सकते तो, क्योंकि आम आदमी क्या होता है, मतलब वो ईएमआई तो भर सकता है 2-4-5 हज़ार रुपये, उससे 10 हज़ार रुपये महीने के भरवा लो, इकट्ठा बोलो उसको 20-25 लाख रुपये, तो बहुत कम लोग होंगे। शायद इंडिया में 2-3% लोग, 4% लोग ऐसे होंगे जो इकट्ठा पैसा रखते हैं और उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल जो ट्रेंड है, लोगों से 10-20-25 हज़ार रुपये महीने के ले लो, वो लोग दे देते हैं। तो इसके हिसाब से हम देखें तो मैं 3 एसेट क्लास दिखती है जिसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। इसमें नंबर 1 इक्विटी है, नंबर 2 आपका गोल्ड है और नंबर 3 आपका डेट प्रोडक्ट्स है। अब इक्विटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन गोल्ड में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पैसा डालना चाहिए, कम से कम 20% आपका अमाउंट जो है वो गोल्ड में होना चाहिए। आप भी क्योंकि देखते हैं मार्केट, तो आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल देख लो, 5 साल देख लो, 20 साल देख लो, गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अगर इक्विटी मार्केट को बीट नहीं किया तो उसके आसपास ही रहे। बिल्कुल। अगर 15-16% इक्विटी मार्केट ने दिया तो 13-14 गोल्ड भी है, तो वो कोई इतना खराब प्रोडक्ट नहीं है। और गोल्ड रखने का मेरे को सबसे बड़ा जो बेनिफिट नजर आता है वो ये है कि गोल्ड जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देता है। वो एक उसका बड़ा बेनिफिट है। खासकर जो वॉर की सिचुएशन होती है उस टाइम पे इक्विटी मार्केट में पैनिक हो जाता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी लाइफ में आएगी जब इक्विटी मार्केट पैनिक कर देगा। आप ही देखेंगे कि अगर गोल्ड आपने रखा हुआ है तो वो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा, गोल्ड ऊपर चला जाएगा। वॉर की सिचुएशन में या इन जनरल भी कोई भी पॉलिटिकल ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो आप देखेंगे कि गोल्ड उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस करने का काम आए, क्योंकि गोल्ड हमेशा इक्विटी के अपोजिट चलता है। तीसरी जो एसेट क्लास है वो है डेट। डेट को मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा डेट में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आप एक स्ट्रेटेजी जरूर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी आप क्या यूज कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए 20% पैसा आपने डेट में डाल रखा है, तो आपकी वो रिटर्न को कम तो करेगा, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास कुछ पैसे रहेंगे कि जब मार्केट गिरेगा, अगर आपने सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया तो जब मार्केट गिरेगा और शेयर बहुत सस्ते होंगे तो उस टाइम पे आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा वो डालने के लिए। तो हमेशा अगर आप 20-25% पैसा अगर डेट के अंदर रखते हैं और जब बाजार गिरेगा तो आपको सिर्फ इतना करना है, उसको बैलेंस करना है। मान लीजिए आपने 100 रुपये डाले थे इक्विटी के अंदर और 100 रुपये मान लीजिए आपने डाले थे डेट के अंदर, तो जब 100 रुपये के 50 रुपये मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके स्टॉक में 100 के 50, 60, 70 रुपये रह गए, तो वहां से उसको निकाल के दोबारा उसको 50-50 कर दीजिए। यानी कि वहां से 15 रुपये निकल के 20 रुपये निकल के यहाँ पे चले जाएंगे इक्विटी के अंदर, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। आपको जो स्टॉक मिल रहे हैं वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। आपने जो स्टॉक हो 100 रुपीज़ में लिया हो वही स्टॉक आपको 50, 60 या 70 रुपीज़ में मिल रहे हैं। तो आपकी जो एवरेज आउट होगा ओवरऑल उस पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए बाजार टॉप के ऊपर है, जब टॉप के ऊपर बाजार होता है तो आपको उसमें फिर बैलेंसिंग करनी है। मान लीजिए 100 रुपये के स्टॉक 200 रुपये हुए, डेट 100 का 110 रुपये हुए, आप इसको जब फिर से बैलेंस करेंगे तो जो 200 रुपये वाले जो स्टॉक है और 100 रुपये का मान लीजिए डेट, दोनों को बैलेंस करेंगे तो इधर से 30-40 रुपये निकल के आपके डेट के अंदर आ जाएंगे। डेट के अंदर तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग होगी आपका। बिल्कुल टॉप के ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल लो के ऊपर आप शेयर खरीद रहे हैं, तो इससे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। तो डेट को आपको रिटर्न के हिसाब से नहीं, सेविंग के हिसाब से भी नहीं, आप सिर्फ इसको ऐसे देख सकते हैं कि आप कि ये स्टॉक को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करने में और नीचे में सस्ते स्टॉक खरीदने में। तो एक तो ये चीज़ होगी कि आपको एसेट क्लास में आप इस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, स्टॉक के अंदर भी देखिए, मान लीजिए मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मुझे 100% पैसा स्टॉक में रखना है, तो उसके अंदर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि मैं फिर मेरी रिस्क असेसमेंट देखूँ, मैं रिस्क कितना, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से फिर मैं मिडिल क्लास जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है और जो लार्ज कैप है उनके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है
तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगा सकता हूँ। जितना ज़्यादा मेरी रिस्क एपिटाइट होगी उतना मैं लो मार्केट कैप के अंदर जा सकता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो रिटर्न है पोर्टफोलियो का उस हिसाब से बढ़ जाएगा। जितनी मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना मेरा रिटर्न बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि आप अगर स्मॉल कैप ले रहे हैं, लार्ज कैप ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप एक स्टॉक में पैसा ना डालें। एक स्टॉक में डालें, कम से कम आपका अगर बड़ा पैसा है, इसमें एक जनरल जो कंसेप्ट है ये कि आपका, मैं जो बोलता हूँ कि अगर लाख रुपए तक जा रहे हैं आप तो कोई ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए लाख रुपए में आपके 20, 25, 30 हज़ार रुपये टूट भी जाएंगे तो उससे आपके लाइफ को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही मान लीजिए मेरे पूरे लाइफ की सेविंग 1 करोड़ रुपया है, या मान लीजिए 75 लाख, 60 लाख, ऐसे कोई अमाउंट है, उसको अगर आपने 1 या 2 स्टॉक में डाल दिया तो मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही रेयर कोई ऐसा स्टॉक होगा जो कि बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता। अदरवाइज चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉक 50, 60, 70% तक डाउन जा सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, कई बड़े बड़े ग्रुप्स फेल होते हुए हमने देखे ही हैं। बिल्कुल हुए, यस बैंक आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ आ गया, DHFL का हमने केस देखा, इसी तरह सत्यम कंप्यूटर किसी टाइम में हमने देखा कहाँ से कहाँ आ गया। तो आप 100% तो मैं बोलूँगा कि एक शेयर में नहीं डाल सकते, लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 15-20 स्टॉक के अंदर आपको आइडियली डालना चाहिए, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हैं। देखिए 2,500 ओनली NSE में शेयर है, 5,000 ओवरऑल भी NSE BSE मिला लें तो 5,000 के आसपास स्टॉक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप 10-15 स्टॉक बिना ढूंढ सकें। बिल्कुल। और एक आम आदमी के लिए बोलूँगा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल जाइए और म्यूचुअल फंड में पैसा डालें। म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन मुझे हमेशा से लगता है कि जैसे मैं फुल टाइम मार्केट के अंदर हूँ, आप फुल टाइम मार्केट के अंदर, आप रिसर्च में टाइम लगाते हैं, हम लोग फिर भी कुछ टाइम निकाल सकते हैं, डेली स्टॉक को वॉच कर सकते हैं। मुझसे लोग स्टॉक पूछते कौन से स्टॉक में पैसा लगाऊं, मैं मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आप एक्स पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पैसा लगा लीजिए। अब वो स्टॉक में मान लीजिए कल को एग्जिट करना, तो मुझे नहीं याद रहेगा कि उस पर्सन ने मुझसे पूछ के उसमें पैसा लगाया था। वो सोचेगा कि ये तो रवि सर ने बताया था तो ये चलो तब से पैसा पड़ा हुआ इसके अंदर, टूटेगा तो भी वो डरेगा नहीं, बोले सर ने बताया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा क्या, जब निकलने का टाइम आएगा तो मेरे को नहीं याद रहेगा। मुझसे रोज लोग मिलते हैं, रोज पूछते हैं कौन सा स्टॉक में पैसा लगाए, उनको वो स्टॉक बता देते हैं और बाद में जब निकलने का टाइम आता तो याद आता नहीं है। तो आम आदमी में बोलता हूँ किसी से कोई स्टॉक ना पूछें, चुपचाप जाइए म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं। वहाँ पर प्रोफेशनल बैठे हैं जो कि फुल टाइम आपके पोर्टफोलियो को वॉच करते हैं, और उनकी जो नॉलेज होगी मुझे लग रहा है मुझसे कहीं ज़्यादा होगी, आपसे मुझसे कहीं ज़्यादा होगी। उनके रिसोर्सेज हम लोगों से ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन हमसे ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं भी काफी अच्छा रहता है। पूरे एक टीम वर्क करते हैं वो लोग, और पूरा का पूरा उनके जो न्यूज़ के रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत हाई एंड होते हैं। उनको मिली सेकंड में उनको एक न्यूज़ मिल जाती है और इमीडिएटली वो लोग रिएक्ट कर सकते हैं। जबकि हम लोग अब एक आम आदमी की बात करें तो उसको न्यूज़पेपर से वैसे न्यूज़ मिलती है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जब प्रोफेशनल मैनेज कर रहे हैं आपको फंड को, तो आपको सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ अपन मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं और कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है और वो म्यूचुअल फंड में तो SIP कर ही रहा है, हाँ। लेकिन उसको कुछ लमसम भी करना है, थोड़ा मार्केट में भी जाना है, तो वो क्या ETFs और इनमें भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी उसका डाइवर्सिफिकेशन भी हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो देखिए म्यूचुअल फंड और ETF में मेरे को कोई फर्क नहीं लगता। म्यूचुअल फंड में थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, आपके 1.5-2% साल के, इसमें प्रोफेशनल फीस की जरूरत कटते हैं। ETF के अंदर वो बहुत कम है, 0.5 के आसपास आपकी फीस लगती है। बाकी जो ETF है आपको पता है ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंजेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। जो स्ट्रेटजी उसकी होती है वो फिक्स होती है। मान लीजिए निफ्टी 50 ETF है, तो वो निफ्टी 50 ETF में केवल जो निफ्टी के 50 स्टॉक हैं उन्हीं को रखेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा जो पोर्टफोलियो मैनेजर उसका काम नहीं है। पर वो भी आपको कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें देता है जो आपको एक म्यूचुअल फंड दे रहे हैं कम फीस के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी मान लीजिए म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाह रहा, तो वो ETF को स्टॉक की तरह डाल सकता है। कभी उसके पास 2,000, 5,000, 10,000 जैसे जैसे पैसे फ्री हुए उसमें डाल कर थोड़े थोड़े उस यूनिट को एक्यूमुलेट कर सकता है। तो अल्टीमेटली उसको एंड ऑफ द डे उसको जो मार्केट रिटर्न है वो रिटर्न तो उसको मिल ही रही है। तो ETF भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताया आपने, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो हर कोई कंसिडर कर सकता है। एक अभी अपन जो डेप्थ वाला बात कर रहे थे, तो क्या डेप्थ में जैसे अपन आप एक एग्जांपल दे रहे थे, तो बहुत ही कंजर्वेटिव कोई है क्लाइंट और इन्वेस्टर है, तो वो क्या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स अच्छा रहेगा उस सिचुएशन में, क्योंकि उसको ज़्यादा मेरे हिसाब से मैनेज नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात बताई यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि आप कुछ इक्विटी में रख लीजिए, कुछ डेट में रख लीजिए, तो एक आम आदमी के लिए ये इतना डिसिप्लिन फॉलो करना बड़ा मुश्किल है कि सारा दिन मार्केट देखे और उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बेटर है कि जो आपने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन बताया है वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें वो काम आपके लिए फंड मैनेजर अपने आप कर रहा है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। जो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें डेट, इक्विटी और कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट इसमें गोल्ड भी रख रहे हैं, तो वो उसको कब किस एसेट क्लास को रखना है वो उसके अंदर पहले से डिसाइडेड होता है। वो मार्केट को देखकर कि किसका साइकिल चल रहा है। जैसे आपने देखा है कि हर
एसेट क्लास है, उसके टाइम होता है, किसी टाइम पे प्रॉपर्टी भाग रही है, किसी टाइम पे स्टॉक, ये जो स्टॉक भाग रहे हैं, किसी टाइम पे गोल्ड भाग रहा है। तो हर किसी का एक अपना एक साइकिल होता है, तो उस साइकिल को जज करके वो अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा बैलेंसिंग करते रहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आदमी खुद ना करके और इस तरह के म्यूचुअल फंड में डाल। मैं नेक्स्ट ये सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो क्या, जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं सबसे ज़्यादा? जी, कई सारी मिस्टेक कॉमन जो मुझे नज़र आती है, सबसे पहले तो जो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जो एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं बाजार से, बिना लर्निंग के बाजार के लोगों को देखकर। और जैसे हम पुराने किसी टाइम में बात करते थे कि आप ना बिजनेस किसी को देख के मत कीजिए कि वो आदमी अच्छा बिजनेस कर रहा है तो आप भी अच्छा बिजनेस कर लेंगे, उसको पता नहीं आपके उसके क्या कनेक्शंस हैं, क्या सेटिंग है, उसने कैसा पैसा कमाया बिजनेस से। सेम चीज़ शेयर मार्केट के अंदर है। शेयर मार्केट के अंदर आपको नहीं पता कि सामने वाला जो पैसा कमा रहा है उसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो मेरे को एक कॉमन सी मिस्टेक नज़र आती है कि आदमी आता है और बिना लर्निंग के इसके अंदर पैसा डाल देता है। दूसरी चीज़ इसमें जो मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक नज़र आती है वो है न्यूज़ का सोर्स। आपकी न्यूज़ का सोर्स क्या है? आपको एक मैसेज आया, आपने कैसे उस पर ट्रस्ट कर लिया? आपको कोई कॉल आया कि शेयर में पैसा डालिए। इन सब की कॉमन सी स्ट्रेटजी होती है कि प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम आजकल बहुत चल रहा है, ये जितने भी चैनल्स हैं, व्हाट्सएप वगैरह तो पुराने हो गए, सॉरी ये जो मैसेज है ये तो पुराने हो गए, जितने भी ये चैनल्स हैं ये सब के सब पे आपको एक पहले स्टॉक बताएंगे, थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर लेके जाएंगे, आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, फिर आपको फ़ोन करेंगे कि सर देखिए आपका स्टॉक इतना ऊपर हो गया, फिर उसको बिल्कुल टॉप पे ले आके उसको बिल्कुल डंप कर देते हैं, यानी उसमें से बाहर हट जाएंगे। आपने पैसे डाले, 1-2 लाख रुपए अपनी सेविंग डाली और वहाँ से फिर वो बाहर हट जाते हैं और वो आपके पैसे जीरो हो जाते हैं। तो ये एक मुझे कॉमन मिस्टेक नज़र आती है कि सोर्स जो है न्यूज़ का वो आपको नहीं पता कौन है। तो एक आम आदमी को मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट है उनकी कॉल पे काम करना चाहिए, या किसी ब्रोकर के साथ में जुड़िए, ब्रोकर की रिसर्च पे आप काम कर सकते हैं। पर जो इस मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी आम आदमी ने आपको बोल दिया ये वाला स्टॉक ले लो, तो आपको पता नहीं कि उसके पीछे उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके टेक्निकल्स क्या हैं, ऐसे इस तरह से इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। ये एक कॉमन मिस्टेक है। मैं एक यहाँ पे लेकिन अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। जब भी यूट्यूब पे कभी कोई हिंदी बिजनेस चैनल देखता हूँ तो उसमें हमेशा मतलब 90% ऐसा होता है कोई ना कोई स्टॉक का एक ऐड आता है उससे पहले, और ये शेयर ऐसा है, हम इतना इसमें बाई बैक आने वाला है, मतलब पर्टिकुलरली कोई ना कोई शेयर का आए दिन आता रहता है। और मैंने एक बार ऐसे स्टॉक को फॉलो भी किया, मैंने देखते हैं क्या होता है, तो वो बहुत तेजी से चल रहा था और फिर जब वो गिरने लगा तो वो गायब भी हो गया। तो ये पंप एंड डंप तो बहुत ही ज्यादा है मार्केट में। मेरे को ध्यान है, मैं 20 साल पहले, जब मैं 20-22 साल पहले कॉलेज में था, तब मुझे भी ऐसा कोई किसी वेबसाइट के ऊपर मुझे दिखाई दिया कि किसी ने ऐसी न्यूज़ डाल रखी है फेक बनाकर कि ये वाला स्टॉक है, अभी इनको इतने ऑर्डर मिले हैं तो ये करीब 5 to 6 टाइम हो जाएगा। जब मेरे को वो न्यूज़ आई तो शेयर का जो प्राइस था वो 500 चल रहा था। तो और उसमें ऐसा क्लेम कर रहे थे कि 2500 से 5000 के बीच में हो जाना चाहिए। तो मैंने अपने जो फादर साहब थे उनसे 50,000 बोरो किए। मैं उनको बोला कि मैं 50,000 के आपके लाख रुपए दूंगा, ऐसे करके मैं उनको शेयर में पैसा ले लिया और मैंने उसको उठा के उसमें शेयर में डाल दिया। और बस मैंने डाला, वहाँ से वो 100 रुपये तक ऊपर गया, 500 से 600 रुपये तक गया, और वहाँ से फिर वो उसमें जो बायर थे वो हट गए और करीब करीब जो मुझे ध्यान है वो 70-80 रुपीज़ के आसपास जाके उसमें फिर से बाहर आए। तो मेरे जो 50,000 थे वो 12-13,000 पे रह गए। तो ये एक कॉमन सी मिस्टेक है। हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद उसके हाथ ही ऐसी कोई चीज़ लगी या कोई न्यूज़ लगी जिससे वो शायद पैसे कमा सकता है। मेरे अंकल है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन फादर ने बाद में क्या किया वो नहीं बताया आपने। फादर ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मैं उसके बाद में जब मैंने अपना काम वगैरह स्टार्ट किया तो वहाँ से फिर अर्न करके उनको पैसे रिटर्न किए। मेरे अंकल है, उनकी एक सेइंग थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपको कोई ठग सकता है तो वो आपका लालच है। आपका लालच ही हमेशा आपको ठगेगा। आपके अंदर जो एक सीड आ जाता है, कुछ न्यूज़ देखकर, कुछ भी ऐसा कोई बात सुनकर, कोई आप सुन रहे हैं उस आदमी इतने पैसे कमा लिए, वो एक सीड आपके अंदर आ जाता है कि मैं भी निकालूं वहाँ से पैसे। ये जो लालच आपका आता है, आप दुनिया की कोई भी आज तक की स्कीम देख लीजिए फ्रॉड की, उन सब में कहीं ना कहीं ये एक जो सीड पहले आपके अंदर डालेगी, उस सीड के उसके बदले आपसे पैसा निकलवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ से आदमी को बचना चाहिए, लालच से बचना चाहिए। लालच आप नहीं करते तो फिर आप इस तरह के जो मार्केट है यहाँ से भी पैसा निकाल सकते हैं। एक और जो कॉमन मिस्टेक है जो मुझे नज़र आती है, वो शायद हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं की होगी, चाहे आप एक्सपर्ट हैं चाहे नहीं है, वो ये है कि आदमी अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा लॉस अपनी ज़िंदगी का करेगा वो गलत इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। मान लीजिए आपने कोई पैसा 5,000 पे डाला किसी स्टॉक के अंदर और वो खराब स्टॉक में डाल दिया, तो आप कितना लॉस करवा लोगे? 5,000 रुपये का आपका 2,000 का लॉस हो जाएगा, 3,000 का, 5,000 का, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं करोगे। या मैं मान लेता हूँ पूरा 100% आपने कैपिटल वाइप आउट कर दी, आपने 5,000 रुपये के 5,000 के जीरो कर दिए, इससे ज़्यादा तो आप खराब नहीं होगा।
इससे बड़ा लॉस आपको कब होगा, जब आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट से जल्दी पैसा निकाल लेंगे। आपने 5,000 रुपये का एक स्टॉक लिया, आपने उसके प्राइस देखा कि चलो ये 300 रुपये का स्टॉक है, आप उसको 400, 500, 600 तक मैक्सिमम डबल तक लोग देखते हैं। अब बोले और इससे ऊपर कहाँ जाएगा, वो पैसे वहां से निकाल लेते हैं और वही उस स्टॉक को रखते हैं। तो अगर मान लीजिए आज की डेट तक उन्होंने रखा होता, ये अगले 5 साल रखेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो कई बार 5, 7, 10 गुना तक हो जाती है। फिर आप अफसोस करोगे कि यार 5,000 के मैंने 10,000 करके निकाल लिए और ये पड़ा रहता तो आज शायद लाख रुपए हो जाता, 2 लाख रुपए हो जाता। तो इसमें एक सही है कि आप स्टिक रहिए बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट से, जो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल जो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, खराब इन्वेस्टमेंट से जल्दी निकल जाए और जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है उसको और ज्यादा आप एक्यूमुलेट करें, तो आपका ओवरऑल जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ये कॉमन मिस्टेक मुझे नजर आती है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट से जल्दी निकल जाएंगे, 20, 30, 40% का रिटर्न कंपनी का अगर ग्रोथ आ रहा है तो कंटिन्यूस बना रहना चाहिए। उसमें मैं कहा और डाले पैसे, उससे निकले नहीं। आप टाइटन का एग्जांपल दे सकते हैं। टाइटन के अंदर जो राकेश झुनझुनवाला है, उनकी कितनी बड़ी कैपिटल, आप भी मार्केट में देखते हैं कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखी और वो आज तक भी उसमें स्टे कर रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और आज कहाँ तक हो गए उनके, मेरे ख्याल से आज भी कम से कम 20-30 कैपिटल जो है वो 30% अकेला मेरे हिसाब से आज भी टाइटन के अंदर है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना कि अपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से, ये बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। ये जनरली जो नए लोग होते हैं वो थोड़ा सा गेन लेकर निकल जाते हैं, लॉस में बैठे रहेंगे। लॉस में 100 रुपए का स्टॉक मान लीजिए 30, 40, 50 रुपए तक भी हो तो भी बैठे रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट में जल्दी निकल जाएंगे। उनको लगता है ये पैसा तो निकालो कम से कम। वो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक मार्केट के अंदर लोग करते हैं।